नमस्कार मित्रों, जैसा कि आप सभी जानते हैं, हम मध्य प्रदेश एमपीपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर परीक्षा के पाठ्यक्रम पर बातचीत कर रहे हैं, जिसके अंतर्गत इकाई 8 चल रही है, काव्यशास्त्र। पहले हम भारतीय काव्यशास्त्र पर बात कर चुके हैं। अब पाश्चात्य काव्यशास्त्र पर वार्तालाप या पढ़ाई जारी है। इसके अंतर्गत प्लेटो का काव्य सिद्धांत हमने पढ़ लिया है। अब हम अरस्तु का अनुकरण और विरेचन पढ़ेंगे। अरस्तु ने जो सिद्धांत दिए उनके बारे में हम बातचीत करेंगे। बिना समय व्यर्थ किए हम पढ़ना प्रारंभ करते हैं। प्लेटो के चिंतन से पाश्चात्य काव्य चिंतन की परंपरा पर विद्वान जन विचार करते हैं, लेकिन सही अर्थों में अरस्तु से ही पाश्चात्य काव्य शास्त्र की चिंतन की परंपरा प्रारंभ होती है। अरस्तु का मानना है कि कला प्रकृति को अनुकरण द्वारा पूर्णता प्रदान करती है। वह कला को वस्तु जगत से ज़्यादा सुंदर मानते थे। इसके लिए कला को वस्तु जगत से ज़्यादा सुंदर मानते थे। कौन मानते थे? अरस्तु मानते थे। इसके लिए अरस्तु संभाव्य रूप और आदर्श रूप की कल्पना करते हैं। उनके लिए अनुकरण केवल स्थूल और तथ्यपरक चित्रण नहीं है, उसमें कवि की भावना और कल्पनाओं का भी योग रहता है। उनके लिए अनुकरण केवल स्थूल और तथ्यपरक चित्रण नहीं है, उसमें कवि की भावनाओं और कल्पनाओं का भी योग रहता है। देखा जाए तो पाश्चात्य काव्यशास्त्र में अनुकरण सिद्धांत का प्रायः वही स्थान है जो भारतीय काव्यशास्त्र में रस सिद्धांत का है। यह भी प्रश्न बन सकता है कि पाश्चात्य काव्य शास्त्र में किस सिद्धांत की समानता या स्थान रस सिद्धांत भारतीय काव्यशास्त्र के रस सिद्धांत के बराबर है। तो हम अरस्तु का अनुकरण सिद्धांत पर बातचीत करेंगे, उसका उत्तर लगाएंगे। अरस्तु का अनुकरण सिद्धांत। अरस्तु विरेचन को त्रासदी से जोड़कर देखते हैं। उनके अनुसार साहित्य में दुखांत नाटक का महत्व इसलिए है कि उसके द्वारा मनोभावों का विरोचन सफलतापूर्वक हो जाता है। अरस्तु के अनुसार त्रासदी दर्शकों के मन में करुणा एवं त्रास की भावनाओं को उकसाकर उसका विरेचन कर देती है। करुणा और त्रास से आवेशित व्यक्तियों को शुद्धि का अनुभव प्रदान करने की प्रक्रिया है, जो अंततः आनंद प्रदान करती है। इस पाठ में अरस्तु के काव्य चिंतन जैसे त्रासदी और अनुकरण संबंधी अवधारणा, अरस्तु तथा प्लेटो के अनुकरण संबंधी विचारों का तुलनात्मक अध्ययन किया जाएगा। अरस्तु का संक्षिप्त परिचय जान लेते हैं। अरस्तु का जन्म मकदूनिया के इस्तगिरा नामक नगर में 384 ईसा पूर्व में हुआ था। उनके पिता सिकंदर के पितामह अमिनतास के दरबार में चिकित्सक थे। अरस्तु के जो पिता थे, सिकंदर के पितामह अमिनतास के दरबार में चिकित्सक थे। इनका जन्म 384 ईसा पूर्व हुआ था मकदूनिया में। प्रतिष्ठित परिवार में जन्मे अरस्तु बाल्यकाल से ही अत्यंत मेधावी और कुशाग्र बुद्धि वाले थे। शुरू से ही वे दार्शनिक स्वभाव के थे। वे प्रसिद्ध दार्शनिक प्लेटो के परम प्रिय शिष्य थे, जिन्हें प्लेटो अपने विद्यापीठ का मस्तिष्क भी कहा करते थे। प्लेटो अरस्तु को अपने विद्यापीठ का मस्तिष्क कहते थे। उन्हें सिकंदर महान का गुरु होने का गौरव भी प्राप्त है। प्रचलित ज्ञान विज्ञान के लगभग सभी क्षेत्रों पर उनका समान अधिकार था। अरस्तु ने एथेंस के समीप अपोलो नामक स्थान पर लीसियसज नामक से अपना एक निजी विद्यापीठ स्थापित किया था। लीसियसज। यही कारण है कि अरस्तु को पाश्चात्य ज्ञान विज्ञान की विधाओं का आदि आचार्य माना जाता है। उनके 2 ग्रंथों से उन्हें दुनिया में ख्याति मिली। एक तो टेक्नेस रिटेरिकस, जो भाषण कला से संबंधित है। इसका अनुवाद भाषण कला रिटोरिक किया गया है। और पेरिपोएटिकेस, जो काव्यशास्त्र से संबंधित है, जिसका अनुवाद काव्यशास्त्र पोएटिक्स किया गया है। यद्यपि काव्यशास्त्र का यह ग्रंथ बृहद न होकर एक छोटी सी पुस्तिका के रूप में है,
जिसमें सीधे कोई व्यवस्थित व्याख्यायित शास्त्रीय सिद्धांत निरूपण नहीं है, बल्कि ऐसा लगता है कि इस ग्रंथ में उनके द्वारा अपने विद्यापीठ में पढ़ाने के लिए तैयार की गई पाठ्य सामग्री है, जिन्हें उनके शिष्यों ने संग्रहित कर दिया होगा। लेकिन कुल मिलाकर यह एक अत्यंत महत्वपूर्ण ग्रंथ है बनकर हमारे सामने आता है। काव्यशास्त्र की रचना में के मूल में अरस्तु के दो उद्देश्य रहे हैं। एक तो अपनी दृष्टि से यूनानी काव्य का वस्तुगत विवेचन, विश्लेषण, निरूपण, और दूसरा अपने गुरु प्लेटो द्वारा काव्य पर किए गए आक्षेपों का समाधान करना। एक तो अपनी दृष्टि से यूनानी काव्य का वस्तुगत विवेचन, विश्लेषण और निरूपण, दूसरा अपने गुरु प्लेटो द्वारा काव्य पर किए गए आक्षेपों का समाधान करना इसका उद्देश्य रहा है। अरस्तु ने जिन महान काव्य शास्त्रीय सिद्धांतों का प्रतिपादन किया है, उनमें 3 सिद्धांत हैं: अनुकरण सिद्धांत, त्रासदी सिद्धांत और विरेचन सिद्धांत। त्रासदी सिद्धांत भी हम पढ़ लेंगे। अपने 61 वर्ष के जीवन काल में अरस्तु ने तर्कशास्त्र, तत्वमीमांसा, मनोविज्ञान, राजनीति शास्त्र, आचार शास्त्र, भौतिक शास्त्र और ज्योतिर्विज्ञान और साहित्य शास्त्र जैसे विषयों पर लगभग 400 ग्रंथों की रचना की थी। अरस्तु का काव्य चिंतन क्या है? अरस्तु प्लेटो के शिष्य हैं, लेकिन उनकी मान्यता उनके गुरु से सर्वथा भिन्न रहीं। अरस्तु ने महाकाव्य और त्रासदी के स्वरूप का विस्तृत विवेचन किया और काव्य जगत को अनुकरण सिद्धांत तथा विरेचन सिद्धांत नामक 2 महत्वपूर्ण सिद्धांत दिए। अरस्तु ने महाकाव्य और त्रासदी के स्वरूप का विस्तृत विवेचन किया और काव्य जगत को अनुकरण सिद्धांत तथा विरेचन सिद्धांत नामक 2 महत्वपूर्ण सिद्धांत दिए। अरस्तु ने काव्य चिंतन को मुख्यतः 2 दृष्टियों से देखने का प्रयास किया है। उन्होंने प्लेटो की मान्यताओं का खंडन करते हुए कहा कि कला प्रकृति का सृजनात्मक अनुकरण है और काव्य से श्रोताओं की दुर्वृत्तियों का पोषण नहीं, विरेचन होता है। सृजन का विवेचन भी देख लेते हैं। इनकी सृजन जो हुआ था उसके बारे में जानकारी ले लेते हैं। अरस्तु का मानना है कला प्रकृति का अनुकरण है, वह प्रकृति को पूर्णता प्रदान करती है। हम किसी वस्तु को जिस रूप में देखना चाहते हैं उसे वह रूप कला ही देती है, अतः कला वस्तु जगत से ज़्यादा सुंदर है। काव्य प्रकृति को पूर्णता प्रदान करता है। कवि या कलाकार वस्तु को प्रतीयमान रूप से भी चित्रित कर सकता है, संभाव्य रूप से भी और आदर्श रूप में भी। काव्य प्रकृति को पूर्णता प्रदान करता है। कवि या कलाकार वस्तु को प्रतीयमान रूप में भी चित्रित कर सकता है, संभाव्य रूप में भी और आदर्श रूप में भी। 3 प्रकार से चित्रित कर सकता है: प्रतीयमान रूप, संभाव्य रूप और आदर्श रूप। अतः अनुकरण केवल स्थूल और तथ्यपरक चित्रण नहीं है, उसमें कवि की भावनाओं और कल्पनाओं का भी योग रहता है। अंग्रेजी का इमिटेशन शब्द नकल करने के अर्थ में प्रयुक्त होता है, परंतु अरस्तु का अनुकरण नकल करने का नहीं, पुनः सृजन का वाचक है। पाश्चात्य काव्य शास्त्र में अनुकरण सिद्धांत का प्रायः वही स्थान है जो भारतीय काव्य शास्त्र में रस सिद्धांत का है। अरस्तु अनुकरण को सभी कलाओं का मूल मानते हैं। त्रासदी का विवेचन कर लेते हैं। उनका जो दूसरा सिद्धांत है त्रासदी सिद्धांत, उसके बारे में बात कर लेते हैं। सामान्यतया चिकित्सा शास्त्र में विरेचन से अभिप्राय है रोचक औषधियों द्वारा शरीर के मल या अनावश्यक पदार्थ का निष्कासन। सामान्यतः चिकित्सा शास्त्र में विरेचन से अभिप्राय है रोचक औषधियों द्वारा शरीर के मल या अनावश्यक पदार्थों का निष्कासन। अरस्तु ने यह शब्द चिकित्सा शास्त्र से ग्रहण कर काव्य में इसका लाक्षणिक प्रयोग किया है। मानव भावनाओं का विवेचन विशेषकर त्रासदी से होता है। मानव भावना का विरेचन विशेषकर ट्रेजेडी से होता है, ट्रेजेडी में होता है, तथा साहित्य में दुखांत नाटक का महत्व इसलिए है कि उसके द्वारा मनोभावों का विवेचन सफलतापूर्वक हो जाता है। अरस्तु ने ललित कलाओं में एक ओर संगीत से, दूसरी ओर त्रासदी से मनोविकारों का रेचन या शुद्धिकरण मानते हुए कलाओं का लक्ष्य मनोविकारों का विरेचन माना है। कलाओं का लक्ष्य मनोविकारों का विरेचन माना है। अरस्तु के अनुसार त्रासदी दर्शकों के मन में करुणा एवं त्रास की भावनाओं को उकसाकर उनका विवेचन, ये बार विवेचन है, यह गलत शब्द है, विरेचन कर देती है। संगीत के क्षेत्र में
यह और भी अधिक सटीक बैठती है। यह एक प्रकार के मनोविकारों को उभार कर शांत करने और करुण एवं त्रास से आवेशित व्यक्तियों को शुद्धि का अनुभव प्रदान करने की प्रक्रिया है, जो अंततः आनंद प्रदान करती है। अरस्तू के पूर्ववर्ती विद्वानों में प्रोफेसर गिलबर्ट मरे ने विरेचन की धर्मपरक व्याख्या की है, जो जर्मन विद्वान बर्नेज ने नीतिपरक, जो कि इस सिद्धांत की मनोवैज्ञानिक व्याख्या है। प्रोफेसर बूचर का कलापरक अर्थ ही अधिक स्वीकार्य रहा। बूचर की मान्यता थी कि नाटककार या कवि दर्शक के भावों को सार्वजनिक बना देता है, उसका स्व विगलित हो जाता है, जिससे दुख अनुभूतियाँ भी कला का स्पर्श पाकर आनंदप्रद हो जाती हैं। बाद में अरस्तू के विरेचन सिद्धांत की 3 दृष्टियों से व्याख्या भी करते हैं: धर्मपरक, नीतिपरक और कलापरक। ये बहुत महत्वपूर्ण बिंदु है। इनके 3 दृष्टियाँ दी गई हैं विरेचन सिद्धांत की: धर्मपरक, नीतिपरक और कलापरक। विरेचन की यह प्रक्रिया भारतीय काव्यशास्त्र के अंतर्गत साधारणीकरण की अवधारणा से मेल खाती हैं। काव्यालोचन। अरस्तू ने कवि की निर्माण क्षमता पर तो बल दिया है, पर जीवन के विभिन्न अनुभवों से निर्मित कवि की अंतश्चेतना को महत्व नहीं दिया। पर जीवन के फिर से पढ़ लेते हैं एक बार। अरस्तू ने कवि की निर्माण क्षमता पर तो बल दिया है, पर जीवन के विभिन्न अनुभवों से निर्मित कवि की अंतश्चेतना को महत्व नहीं दिया। अरस्तू ने आंतरिक अनुभूतियों के भी अनुकरण की बात की है, जबकि इनका अनुकरण किया जाना असंभव है। डॉक्टर नगेंद्र के अनुसार अरस्तू का दृष्टिकोण अभावात्मक रहा है। डॉक्टर नगेंद्र ने क्या कहा है? अरस्तू का दृष्टिकोण अभावात्मक रहा है तथा त्रास और करुणा का विवेचन उसकी चरम सिद्धि रही है। त्रास और करुणा का विवेचन उसकी चरम सिद्धि रही है। किसकी? अरस्तू की। अरस्तू का दृष्टिकोण जो रहा है अभावात्मक रहा है। कह सकते हैं कि अरस्तू ने सर्वप्रथम काव्य एवं कला की सुनिश्चित और क्रमबद्ध व्याख्या की, इसलिए उन्हें पाश्चात्य काव्यशास्त्र का आदि आचार्य भी कहा जाता है। आदि आचार्य का किसे कहा जाता है? प्लेटो नहीं लगाना है, हमें इस चीज़ को ध्यान रखना है कि अरस्तू को आदि आचार्य कहा जाता है। उन्होंने काव्य कला को राजनीति और नैतिकता के बंधन से पृथक कर उसमें सौंदर्य की प्रतिष्ठा कर उसे काव्य चिंतन के क्षेत्र में महत्वपूर्ण स्थान प्रदान किया है। अरस्तू की त्रासदी संबंधी अवधारणा क्या थी? पश्चिम में त्रासदी का सर्वप्रथम विस्तृत विवेचन यूनान में हुआ। अरस्तू ने भी किसी अन्य विषय से अधिक त्रासदी की संरचना पर विचार किया है। अरस्तू की काव्य विषयक मान्यताएं मुख्य रूप से हमें काव्य शास्त्र में मिलती हैं। उन्होंने काव्य की रचना, संरचना और प्रभाव तीनों पक्षों पर गंभीरता से विचार किया है। यद्यपि अरस्तू के गुरु प्लेटो ने भी त्रासदी पर अपने विचार प्रकट किए हैं, फिर भी अरस्तू ने ही सबसे पहले त्रासदी पर गंभीर विवेचना की है। प्लेटो ने काव्य का वर्गीकरण करते हुए महाकाव्य में त्रासदी को निम्न स्तर का माना है। अरस्तू ने अपने गुरु प्लेटो के त्रासदी के संबंध में प्रकट विचार का खंडन करते हुए अपने त्रासदी सिद्धांत की स्थापना की है। अरस्तू ने अपने गुरु प्लेटो के त्रासदी के संबंध में प्रकट विचार का खंडन किया है और फिर अपने त्रासदी के सिद्धांत की स्थापना की है। अरस्तू ने अपनी पुस्तक पेरिपोएटिक्स या पोएटिक्स में सर्वाधिक महत्व त्रासदी को ही दिया है। अरस्तू के त्रासदी त्रास अर्थात कष्ट देने वाली विधा न होकर किसी गंभीर स्वतःपूर्ण निश्चित आयाम से युक्त कार्य की अनुकृति है। इसको फिर से पढ़ें, महत्वपूर्ण वाक्य है। अरस्तू ने क्या लिखा है? अरस्तू के लिए त्रासदी त्रास अर्थात कष्ट देने वाली विधा न होकर, त्रास न होकर किसी गंभीर स्वतःपूर्ण निश्चित आयाम से युक्त कार्य की अनुकृति है। किसी गंभीर स्वतःपूर्ण निश्चित आयाम से युक्त कार्य की अनुकृति है। क्या है उसका? जो त्रासदी है, जो शब्द है, उसका अर्थ उन्होंने यह लगाया है कि यह किसी गंभीर स्वतःपूर्ण निश्चित आयाम से युक्त कार्य की अनुकृति है और जिसका माध्यम नाटक के भिन्न भिन्न भागों में भिन्न भिन्न रूप में प्रयुक्त सभी प्रकार के आभूषणों से अलंकृत भाषा होती है, जो समाख्यान रूप में न होकर कार्य व्यापार रूप में होती है और जिसमें करुणा एवं त्रास के उद्रेक द्वारा इन मनोविकारों पर उचित विवेचन किया जाता है। डॉक्टर नगेंद्र ने अरस्तू की त्रासदी के विचार को इस तरह समझाया कि
त्रासदी दृश्य काव्य का एक भेद है। इसकी कथा वस्तु गंभीर होती है, इसका एक निश्चित आयाम होता है और यह अपने आप में पूर्ण होती है। किस चीज़ की? त्रासदी के विचार को उन्होंने क्या समझा है? त्रासदी दृश्य काव्य का एक भेद है। दृश्य काव्य कौन से होते हैं? नाटक होते हैं, फिल्म होती है, ये दृश्य काव्य होते हैं। इसकी कथा वस्तु गंभीर होती है, इसका एक निश्चित आयाम होता है और यह अपने आप में पूर्ण होती है, अर्थात इसमें जीवन के गंभीर पक्ष का चित्रण होता है। त्रासदी के मूल भाव करुणा और त्रास होते हैं। करुणा और त्रास इसके मूल भाव। इन भावों को उद्बुद्ध पर विरेचन पद्धति से मानव मन का परिष्कार त्रासदी का मुख्य उद्देश्य है। त्रासदी की शैली भावपूर्ण और अलंकृत होती है। त्रासदी विवेचन। अरस्तु की त्रासदी की परिभाषा और विचारों की विशेषताओं को निम्न रूप से रेखांकित कर सकते हैं। त्रासदी कार्य की अनुकृति है, व्यक्ति की अनुकृति नहीं। ये बिंदु बहुत अच्छे से याद करना है, पढ़ना है, हमें फिर से बार बार पढ़ना है। त्रासदी कार्य की अनुकृति है, व्यक्ति की अनुकृति नहीं है। त्रासदी, इस संबंध में प्रश्न बन सकता है। त्रासदी में वर्णित कार्य गंभीर और स्वतः पूर्ण होता है। इसमें जीवन व्यापार वर्णनात्मक रूप नहीं होता, बल्कि प्रदर्शन के रूप में प्रस्तुत किया जाता है। त्रासदी की शैली अलंकार पूर्ण होती है। इसमें करुणा और त्रास का उद्रेक होता है। त्रासदी का क्षेत्र तथा विस्तार निश्चित होता है। त्रासदी के अनिवार्य अंग कौन कौन से हैं? इससे पहले एक बार फिर से हम इसे पढ़ लेंगे जिससे हमें याद हो जाए। त्रासदी का विवेचन क्या क्या है? त्रासदी कार्य की अनुकृति है, व्यक्ति की अनुकृति नहीं। त्रासदी में वर्णित कार्य गंभीर तथा स्वतः पूर्ण होता है। इसमें जीवन व्यापार वर्णनात्मक रूप नहीं होता, बल्कि यह प्रदर्शन के रूप में प्रस्तुत किया जाता है। त्रासदी की शैली अलंकार पूर्ण होती है। इसमें करुणा और त्रास का उद्रेक होता है। त्रासदी का क्षेत्र तथा विस्तार निश्चित होता है। त्रासदी के अनिवार्य अंग। अरस्तु ने त्रासदी के अनिवार्य अंगों के रूप में कथानक, चित्रण, पदावली, विचार, दृश्य विधान और गीत को माना है। 6 अंग माने हैं उन्होंने। कौन कौन से अंग हैं त्रासदी के? कथानक, चित्रण, पदावली, विचार, दृश्य विधान और गीत, जिसका विभाजन इस प्रकार किया जा सकता है। अनुकरण के विषय हैं के अंतर्गत कथानक, चरित्र और विचार। अनुकरण की पद्धति के अंतर्गत दृश्य विधान और अनुकरण के माध्यम के अंतर्गत पदावली और गीत को उन्होंने अंग माना है। माध्यम को जो कहा है पदावली और गीत, पद्धति को दृश्य विधान और विषय के अंतर्गत कथानक, चरित्र और विचार। कथानक क्या है? अरस्तु ने सबसे अधिक महत्व कथानक को दिया है, जितने विस्तार से कथानक के विविध पक्षों पर विचार किया है उतना किसी और तत्व पर नहीं। उन्होंने जितना विस्तार से कथानक पर विविध पक्षों पर विचार किया उतना किसी और तत्व पर नहीं विचार किया। उन्होंने कथानक पर विचार करते हुए आधार, विस्तार, संरचना, भेद, वस्तु विधान आदि दृष्टियों से विचार किया है। अरस्तु त्रासदी के कथानक के 3 स्रोत स्वीकार करते हैं: दंत कथाएँ, कल्पना और इतिहास। त्रासदी के कथानक के 3 स्रोत उन्होंने स्वीकार किए हैं: दंत कथाएँ, कल्पना और इतिहास। अरस्तु के अनुसार त्रासदी की कथा वस्तु के 6 गुण माने हैं। अरस्तु के अनुसार त्रासदी की कथा वस्तु के 6 गुण होते हैं: एकान्विति, पूर्णता, सहज विकास, कौतूहल और साधारणीकरण। एकान्विति, पूर्णता, सहज विकास, कौतूहल और साधारणीकरण। अरस्तु के अनुसार कथानक 2 प्रकार के होते हैं: सरल और जटिल। चरित्र चित्रण। अरस्तु के कथानक के बाद दूसरा स्थान चरित्र चित्रण को दिया जाता है। अरस्तु ने चरित्र चित्रण के आधारभूत सिद्धांत में भद्रता, औचित्य, जीवन के अनुकूल, एकरूपता, संभाव्यता, सच्चाई और आदर्श को स्वीकार किया है। पहली और सबसे महत्वपूर्ण बात उनके अनुसार यह है कि चरित्र भद्रशील हो। अरस्तु का स्त्री और दास पात्रों के प्रति सही दृष्टिकोण नहीं था। स्त्री और दास के प्रति, पात्रों के प्रति उनका सही दृष्टिकोण नहीं था। उनका सबसे महत्वपूर्ण कहना था कि चरित्र भद्रशील होना चाहिए। उनके अनुसार पुरुष में एक प्रकार का शौर्य होता है। चरित्र की तीसरी विशेषता है यथार्थता
और जीवन के प्रति सच्चाई, इसी विशेषता की परिणति स्वाभाविकता और संगति में होती है। उन्होंने त्रासदी सृजित करने वालों को परामर्श दिया कि वह चरित्र के गुण दोषों की स्वाभाविकता की रक्षा करते हुए भी जीवन की तुलना में उन्हें अधिक परिष्कृत रूप से प्रस्तुत करें। विचार, अगला अंग जो है विचार है। अरस्तु के अनुसार विचार का अर्थ है परिस्थिति के अनुरूप संभव और संगत के प्रतिपादन की क्षमता को बनाए रखना। परिस्थिति के अनुरूप संभव और संगत के प्रतिपादन की क्षमता को बनाए रखना विचार है। विचार की व्यापकता को अरस्तु ने जिस तरह निरूपित किया है उससे स्पष्ट है कि वे विचार में केवल बुद्धि तत्व की प्रधानता को ही स्वीकार नहीं करते थे, बल्कि विचार के अंतर्गत ऐसे प्रत्येक प्रभाव को स्वीकार करते थे, प्रत्येक को जो वाणी द्वारा उत्पन्न हो उसे भी स्वीकृति देते हैं। पदावली क्या है? पदावली से अरस्तु का अभिप्राय था शब्दार्थ में अभिव्यक्ति। उन्होंने त्रासदी का माध्यम अलंकृत भाषा को माना। ऐसी भाषा जिसमें लय, सामंजस्य और गीत का समावेश हो। ऐसी भाषा जिसमें लय, सामंजस्य और गीत का समावेश हो। त्रासदी का माध्यम उन्होंने अलंकृत भाषा को माना और शब्दार्थ में अभिव्यक्ति थी पदावली। उनके अनुसार त्रासदी की भाषा प्रसन्न, समृद्ध और उदात्त होनी चाहिए। दृश्य विधान क्या है? अरस्तु मानते थे कि त्रासदी के प्रबल प्रभाव की अनुभूति रंगमंचीय प्रस्तुति के बिना भी संभव है। इसके लिए वह कहते हैं कि दृश्य विधान कवि की उपेक्षा मंच शिल्प की कला पर अधिक निर्भर रहता है, जिससे स्वतंत्र रूप से त्रासदी के प्रबल प्रभाव की अनुभूति होती है। दृश्य विधान क्या है फिर से देख लेते हैं। अरस्तु क्या मानते थे कि त्रासदी के प्रबल प्रभाव की अनुभूति रंगमंची प्रस्तुति के बिना भी संभव है। इसके लिए वह कहते हैं कि दृश्य विधान कवि की अपेक्षा मंच शिल्प की कला पर अधिक निर्भर रहता है। मंचशील शिल्प की कला पर अधिक निर्भर रहता है कवि की अपेक्षा, जिससे स्वतंत्र रूप से त्रासदी के प्रबल प्रभाव की अनुभूति होती है। त्रासदी के मूल प्रभाव के लिए यह कतई अनिवार्य भी नहीं है, क्योंकि दृश्य विधान एक बाह्य प्रसाधन है। गीत क्या होता है? अरस्तु ने गीत को भी त्रासदी का अभिन्न अंग माना है, जबकि उसका स्वतंत्र प्रयोग वृंदगान के अंतर्गत होता है। यह पंक्ति याद रखिएगा। अरस्तु का जो गीत है वह अभिन्न अंग है, लेकिन उसका स्वतंत्र प्रयोग कहाँ पे होता है? वृंदगान में होता है। अरस्तु की अनुकरण संबंधी अवधारणा क्या है? इसके पहले हम सारांश पढ़ लेते हैं, निष्कर्ष पढ़ लेते हैं। अरस्तु की त्रासदी विषयक अवधारणा बहुत व्यापक है, जिसके माध्यम से अरस्तु ने काव्यशास्त्र को समझाया है। अरस्तु ने त्रासदी को कला का आदर्श रूप मानकर उसके द्वारा या कारण से कला के मूल सिद्धांत का प्रतिपादन किया है। त्रासदी हमें इसलिए सुख प्रदान करती है कि वह हमेशा हमें जीवन सत्यों से परिचित कराती है। त्रासदी को देखते हुए समय साधारणीकरण की प्रक्रिया द्वारा हम भावों के आंदोलित उद्वेलित होते रहते हैं, भावों में आंदोलित उद्वेलित होते रहते हैं, जिस कारण सुख का अनुभव करते हैं। उनके अनुसार त्रासदी सुंदर कलाकृति की तरह होती है, जिसे कवि अपनी प्रतिभा, कल्पना शक्ति तथा कलात्मक चातुर्य से मनमोहक बना देता है। त्रासदी का अरस्तु के लिए इतना महत्व था कि उसे वह मानव पीड़ा की गाथा कहते थे। यह पंक्ति याद रखिएगा। अरस्तु के अनुकरण संबंधित अवधारणा पढ़ लेते हैं। विद्वान अरस्तु के अनुकरण सिद्धांत को एक स्तर पर प्लेटो के अनुकरण सिद्धांत की प्रतिक्रिया मानते हैं। अरस्तु के अनुकरण सिद्धांत पर इस परिप्रेक्ष्य में विचार किया जाए तो यह उसका वैचारिक स्तर पर विकास लगता है। अरस्तु का अनुकरण सिद्धांत पुनर्रचना के समावेश की बात करता है। उनके अनुसार अनुकरण हूबहू नकल नहीं है, बल्कि पुनः प्रस्तुतिकरण है, जिसमें पुनर्रचना भी शामिल होती है। अनुकरण के द्वारा कलाकार सार्वभौम को पहचान कर उसे सरल और इंद्रिय रूप में पुनः रूपागत करने का प्रयत्न करता है। अरस्तु कलाकार को यह छूट देते हैं कि वे प्रतीयमान, संभाव्य अथवा आदर्श तीनों में से किसी का भी अनुकरण करने के लिए स्वतंत्र हैं। रचनाकार रचना को अपनी संवेदना, ज्ञान, कल्पना, आदर्श आदि के द्वारा अपूर्ण को पूर्ण बनाता है। अनुकरण के सिद्धांत का महत्व क्या है? अरस्तु ने काव्य विवेचन में अनुकरण को महत्व दिया। वे अपने गुरु प्लेटो की तरह काव्य तथा अन्य कलाओं की अनुकृति व्यापार दर्शन से संबद्ध होने के कारण कम नहीं मानते थे।
अरस्तु ने उसे मात्र काव्य और सृष्टि के संबंध में ग्रहण करने के पक्षधर अरस्तु उसे मात्र काव्य और सृष्टि के संबंध में ग्रहण करने के पक्षधर थे। इसके लिए वे अनुकरण का अर्थ और उसकी ध्वनियों को परिवर्तित करते हैं। फिर से पढ़ते हैं इसे। वे अपने गुरु प्लेटो की तरह काव्य तथा अन्य कलाओं की अनुकृति व्यापार दर्शन से संबद्ध होने के कारण कम नहीं मानते थे। अरस्तु न उसे मात्र काव्य और सृष्टि के संबंध में ग्रहण करने के पक्षधर थे। इसके लिए वे अनुकरण का अर्थ और उसकी ध्वनियों को परिवर्तित करते हैं। अरस्तु भी प्लेटो के समान चित्र और काव्य को स्पष्ट रूप से अनुकरण मूलक कहते हैं। अरस्तु काव्य में त्रासदी को सर्वाधिक महत्वपूर्ण काव्य के रूप में मानते हैं। उनका समस्त काव्य विवेचन त्रासदी के विवेचन के संदर्भ में हुआ है। त्रासदी में अनुकरण की प्रधानता मानी जाती है, अतः अरस्तु के काव्य विवेचन में अनुकरण की प्रधानता होना स्वाभाविक है। आलोचकों की दृष्टि से अनुकरण का सिद्धांत क्या है? आलोचकों ने अरस्तु की व्याख्या करते हुए यह बात प्रतिपादित की है कि वे अनुकरण का प्रयोग प्लेटो की भांति स्थूल, यथावत और प्रतिकृति के संदर्भ में नहीं करते। इस संदर्भ में प्रोफेसर बूचर का मत है कि अरस्तु के अनुकरण के अर्थ से सादृश्य विधान अथवा मूल का पुनरुत्पादन सांकेतिक उल्लेखन मात्र नहीं है, अर्थात कोई भी कलाकृति या रचना मूल वस्तु का पुनरुत्पादन तो कर सकती है लेकिन यथावत नहीं, अपितु जैसी वह इंद्रियों को प्रतीत होती है वैसी करती है। जैसा हमको दिखता है वैसा हम किसी वस्तु को देख के दूसरी वस्तु बना सकते हैं, लेकिन उसको वैसा का वैसा बना दें यह हमारे संभव नहीं है हमारे लिए। अनुकरण के संबंध में यॉट्स का मत है। ये तो बूचर का मत था। अब यॉट्स का मत क्या है? अपने पूर्ण अर्थ में अनुकरण का आशय जैसे प्रभाव का उत्पादन जो किसी स्थिति, अनुभूति और व्यक्ति के शुद्ध प्रकृति रूप से उत्पन्न होता है। वस्तुतः इनके अनुसार अनुकरण का अर्थ है आत्माभिव्यंजन से भिन्न जीवन का अनुभूति का पुनः सृजन। वस्तुतः इनके अनुसार अर्थात यॉट्स के अनुसार अनुकरण का अर्थ है आत्माभिव्यंजन से भिन्न जीवन का अनुभूति का पुनः सृजन। प्रोफेसर गिलबर्ट मरे, यह बहुत महत्वपूर्ण है, इसको याद करिएगा। प्रोफेसर गिलबर्ट मरे ने यूनानी शब्द पोएतेस कर्ता या रचयिता को आधार मानकर अनुकरण की व्युत्पत्तिपरक व्याख्या प्रस्तुत की है। उनके अनुसार कवि शब्द के पर्याय में ही अनुकरण की धारणा निहित है, किंतु अनुकरण का अर्थ सृजन का अभाव नहीं है। स्कॉट जेम्स के अनुसार अरस्तु के काव्य शास्त्र में अनुकरण से अभिप्राय है साहित्य में जीवन का वस्तुपरक अंकन। साहित्य में जीवन का वस्तुपरक अंकन किसका है? यह स्कॉट जेम्स ने कहा है। अरस्तु के काव्य शास्त्र में अनुकरण के से अभिप्राय है साहित्य में जीवन का वस्तुपरक अंकन, जिसे हम अपनी भाषा में जीवन का कल्पनात्मक पुनर्निर्माण भी कह सकते हैं। प्रसिद्ध आलोचक डॉक्टर नगेंद्र सृजन और अनुकरण में भेद मानते हैं। काव्य में वस्तुओं के मर्म को आकर्षक रीति से उद्घाटित करना कवि कर्म है। इसके दो पक्ष हैं, वस्तु के मर्म का दर्शन और उसकी शब्दों में अभिव्यक्ति। ये दोनों पक्ष अभिन्न हैं। काव्य दोनों की समन्वित प्रक्रिया है, क्रिया है, अनुकरण नहीं है। वस्तु के मर्म का दर्शन और शब्दों में व्यक्ति दोनों पक्ष अभिन्न है। काव्य दोनों की समन्वित क्रिया है, अनुकरण नहीं है। कवि की प्रतिभा कार्यत्री है, अनुकार्यत्री नहीं। कवि लौकिक पदार्थों के मार्मिक रूप का उद्घाटन करता है, इसी से काव्य नवनिर्माण है, सृजन है, अनुकरण नहीं है। वस्तुतः कवि जीवन के अनुभव में अपना दृष्टिकोण जोड़ देता है। यही दृष्टिकोण सृजन तत्व है, इसी से अनुकरण शब्द का अर्थ विस्तार हो गया है। अनुकरण क्या है, किसका है और कैसे है? अरस्तु के अनुसार अनुकरण तीन प्रकार की वस्तुओं में से कोई एक हो सकता है। अनुकरण तीन प्रकार की वस्तुओं में से कोई एक वस्तु हो सकता है। पहला, वस्तुएं यथार्थ अर्थात जैसा वे थी या हैं उसे प्रतीयमान कहते हैं।
वस्तुएं कल्पित यथार्थ अर्थात जैसी वे कही या समझी जाती हैं। संभाव्य प्रतिमान संभाव्य वस्तुएं संभाव्य यथार्थ अर्थात जैसे वे होने चाहिए आदर्श रूप। तो वस्तुएं तीन प्रकार की हो सकती हैं, प्रतिमान संभाव्य और आदर्श रूप। प्रतिमान का क्या है, जैसी वे थीं या हैं। संभाव्य का है जैसी वे कही या समझी जाती हैं या जैसी वे होनी चाहिए आदर्श रूप। रचनाकार को यह तय करने की स्वतंत्रता है कि वह वस्तु या विषय को उस रूप में चित्रित करे जैसी वह उसको ऐन्द्रिक जगत में महसूस होती है अथवा भविष्य में प्रतीत हो सकती है या होनी चाहिए। ऐसे में कवि की भावना और कल्पना के योगदान को नकारा नहीं जा सकता, इसलिए अनुकरण को नकल मात्र नहीं माना जा सकता। रचनाकार और इतिहासकार अनुकरण सिद्धांत के परिप्रेक्ष्य में क्या है। अरस्तु के अनुसार कवि और इतिहासकार में वास्तविक भेद यह है कि इतिहासकार उसका वर्णन करता है जो घटित हो चुका है और कवि उसका वर्णन करता है जो घटित हो सकता है। यह बहुत महत्वपूर्ण पंक्ति है, याद करिएगा। अरस्तु के अनुसार कवि और इतिहासकार में वास्तविक भेद यह है कि इतिहासकार उसका वर्णन करता है जो घटित हो चुका है और कवि उसका वर्णन करता है जो घटित हो सकता है, जिस कारण काव्य में दार्शनिकता अधिक होती है और उसका स्वरूप इतिहास से भव्यतर और व्यापक हो जाता है। इसे स्पष्टता देने के लिए वे एक अंतर की ओर भी संकेत अरस्तु करते हैं। वे कहते हैं कि काव्य सार्वभौम की अभिव्यक्ति है और इतिहास विशेष की। क्या कहते हैं अरस्तु? काव्य सार्वभौम की अभिव्यक्ति है और इतिहास विशेष की। इतिहास की घटनाएं देशकाल की सीमा से बंधकर सिर्फ अपने अलग और विशिष्ट रूप से हमारे सामने आती हैं, जबकि काव्य गूंथे तत्व के रूप में अपने सार्वभौम रूप में अभिव्यक्त होता है। इसी कारण उसकी पुनरावृत्ति संभव हो पाती है। कला और प्रकृति का अंतर संबंध कला का स्वभाव ही है प्रकृति की अनुकृति करना। कला और प्रकृति का अंतर संबंध क्या है? कला का स्वभाव ही प्रकृति का अनुकृति करना। यही कला और अनुकरण दोनों तत्वों के विवेचन का मूल सूत्र है। यहाँ प्रकृति से तात्पर्य जीवन के समग्र रूप अर्थात आंतरिक और बाह्य दोनों रूपों के समावेश से है। कलाकार भी प्रकृति की सृजन प्रक्रिया का ही अनुकरण करता है। अनुकरण का विषय सिर्फ दिखाई देने वाली वस्तुएं न होकर उनमें निहित प्रकृति नियम से भी है। उनके अनुसार अनुकरण में प्रकृति के इन अभावों के कला के द्वारा ही पूरा किया जा सकता है। इस तरह से कलाकार या रचनाकार प्रकृति से अपने लिए रचना सामग्री लेता है, जिसे रचनाकार की काव्य क्षमता नई संभावना मिलती है या देती है। इस तरह काव्य कला प्रकृति की सर्जन प्रक्रिया का अनुकरण करते हुए प्रकृति के अधूरे कार्य को पूर्ण करती है। अरस्तु के अनुकरण को इसी रूप में समझना चाहिए। अनुकूल का अनुकरण क्या होता है? अरस्तु का विचार है कि जिन वस्तुओं का प्रत्यक्ष दर्शन हमें दुख देता है, उनका अनुकरण द्वारा प्रस्तुत रूप से हमें आनंद प्रदान करता है। डरावने जानवर देखने से हमें डर लगता है, किंतु उनका अनुकूल रूप हमें आनंद प्राप्त करता है। चूँकि अनुकरण पूरी तरह यथार्थ का वस्तुपरक अंकन नहीं होता, बल्कि उसके साथ भावात्मक और कल्पनात्मक भी होता है, अतः अनुकरण में स्वयं को आनंद देने का तत्व भी होता है। साथ में उसमें आत्म तत्व का प्रकाशन निहित रहता है, क्योंकि आनंद की उपलब्धि के लिए आत्म तत्व का प्रकाशन भी होना चाहिए। अनुकरण में जिन विषयों का विवेचन होता है वे सभी स्थूल या सूक्ष्म होते हुए भी अनुकार्य हैं, परस्थ हैं। उनकी स्थिति अनुकरण करने वाले से बाहर होती है। अतः अनुकरण को व्यक्तिपरक अनुभूति के अभाव में शुद्ध आत्माभिव्यंजन की कोटि में नहीं रखा जा सकता। अनुकरण सिद्धांत क्या है? समग्र विचार और कुछ बिंदु हैं इस पे लिखे गए हैं। ये बहुत महत्वपूर्ण बिंदु हैं, इनको अच्छे से पढ़ना है हमें। प्लेटो ने काव्य शास्त्र को दर्शन शास्त्र व राजनीति शास्त्र के साथ जोड़कर वर्णित किया है, जबकि अरस्तु ने काव्य शास्त्र की स्वतंत्र रूप से समीक्षा की है। अंतर है दोनों का, अच्छे से याद करिए। प्लेटो ने दर्शन शास्त्र और राजनीति शास्त्र के साथ जोड़ा है काव्य शास्त्र को, लेकिन अरस्तु ने काव्य शास्त्र को स्वतंत्र रूप से समीक्षा दी है। अरस्तु ने अनुकरण को नया अर्थ प्रदान किया, जिससे कला को स्वतंत्र अस्तित्व मिला।
सुंदर को शिव से अधिक विस्तृत माना है। सुंदर को शिव से अधिक विस्तृत माना है उन्होंने। अरस्तु के अनुसार कवि के अनुसरण का विषय कर्मरत मनुष्य है। मनुष्य बाह्य जीवन के साथ ही मानसिक स्तर भी क्रियाशील होता है। कवि इसे अपनी रचनात्मक कल्पना द्वारा ही मूर्त या चित्रित कर सकता है। उसे नकल या स्थूल अनुकरण कहकर कम नहीं ठहराया जा सकता। इसी के द्वारा कवि अपूर्णता को पूर्णता प्रदान करता है। कवि के अनुसरण का विषय कर्मरत मनुष्य है, यह मुख्य रूप से याद रखिएगा, यह पूछा जाता है। अरस्तु ने कवि की निर्माण क्षमता पर तो बल दिया है, पर जीवन के विभिन्न अनुभवों से निर्मित कवि की अंतश्चेतना को महत्व नहीं दिया है। अरस्तु ने स्पष्ट कर दिया कि कवि और चित्रकार के कला माध्यम अलग अलग हैं। चित्रकार रूप और रंग के माध्यम से अनुकरण करता है, जबकि कवि भाषा, लय और सामंजस्य के माध्यम से करता है। अनुकरण की प्रक्रिया आनंददायक होती है। हम अनुकृत वस्तु में मूल का सादृश्य देखकर ही आनंद की प्राप्ति करते हैं। अनुकरण की प्रक्रिया आनंददायक होती है। हम अनुकृत वस्तु में मूल का सादृश्य देखकर ही आनंद की प्राप्ति करते हैं। अरस्तु तथा प्लेटो के अनुकरण संबंधी विचारों का तुलनात्मक अध्ययन लिखा है यहाँ पे, हम इसे भी पढ़ते हैं। प्लेटो अरस्तु के गुरु थे, यह याद रखना है। उनका प्रभाव अरस्तु पर पड़ना स्वाभाविक है। जरूरी नहीं कि यह प्रभाव किसी सिद्धांत को आगे बढ़ाने के लिए हो। सिद्धांत पर चिंतन कर उस पर प्रतिक्रिया देना भी एक प्रकार का प्रभाव ही है। इस दृष्टि से अरस्तु का अनुकरण सिद्धांत एक स्तर पर प्लेटो के अनुकरण सिद्धांत की रचनात्मक प्रतिक्रिया ही है। एक तरह से यह उसका विकास भी कहा जा सकता है। आगे हम अरस्तु तथा प्लेटो के अनुकरण संबंधी विचारों का तुलनात्मक अध्ययन करते हैं। दार्शनिक प्लेटो ने कला और काव्य को सत्य से तिहरी दूर कहकर उसके महत्व को बहुत कम कर दिया था, जबकि अरस्तु ने अनुकरण में पुनः सृजन की बात की है। अरस्तु ने पुनः सृजन कहा है और यह प्लेटो ने कहा है कि तिहरी दूरी पर हैं ये कला और काव्य, जबकि अरस्तु ने अनुकरण में पुनः सृजन की बात की है। उनके अनुसार अनुकरण हूबहू नकल नहीं है, बल्कि एक तरह का पुनः प्रस्तुतिकरण है। अरस्तु अपनी बात को समझाते हुए कहते हैं कि कवि प्रतीयमान, संभाव्य अथवा आदर्श तीनों में से किसी एक का भी अनुकरण करने के लिए स्वतंत्र है, जिसे वह संवेदना, ज्ञान, कल्पना, आदर्श आदि के द्वारा अपूर्ण को पूर्ण बनाता है। काव्य को कला का ही एक रूप मानने वाले प्लेटो के कला और काव्य संबंधी विवेचन से सौंदर्य शास्त्री तथा काव्य शास्त्री चिंतन में अनुकृति सिद्धांत का समावेश हुआ। उनके अनुसार काव्य साहित्य और कला जीवन और प्रकृति का किसी न किसी रूप में अनुकरण है। प्लेटो के अनुसार कवि और कलाकार अनुकरण करते हुए मूल वस्तु या चरित्रों के बिंबों और दृश्यों की प्रतिमूर्ति उपस्थित करते हैं। वे उस वस्तु या चरित्र की वास्तविक स्थिति का ज्ञान नहीं रखते। अरस्तु ने कलाओं को अनुकरणात्मक मानते हुए भी उनके महत्व को स्वीकार किया है। यह प्लेटो के विचारों से अलग दृष्टि थी। अरस्तु ने कलाओं को अनुकरणात्मक मानते हुए भी उनके महत्व को स्वीकार किया है। अगला है विचार प्लेटो के विचार जहाँ नैतिक और सामाजिक आधार लिए हैं, वहीं अरस्तु की दृष्टि सौंदर्यवादी है। यह बहुत महत्वपूर्ण पंक्ति है, इसको याद रखिएगा। प्लेटो के विचार जहाँ नैतिक और सामाजिक आधार लिए हुए हैं, वहीं अरस्तु की दृष्टि सौंदर्यवादी और उन्होंने विरेचन सिद्धांत प्रस्तुत किया है। इस सिद्धांत के अनुसार गंभीर कार्यों की सफल और प्रभावशाली अनुकृति वर्णन के रूप में न होकर कार्यों के रूप में होती है, जिसमें करुणा और भय उत्पन्न करने वाली घटनाएं होती हैं। वह वास्तविकता का चित्रण नहीं होता, बल्कि उसका आधार संभावना है। काव्य वास्तव में अनुकरण है, किंतु यही उसकी अपनी विशेषता है, जिससे कवि वस्तुओं की पुनर्रचना करता है, नकल नहीं। अनुकरण के कारण ही काव्य आनंददायक होता है, जिससे शिक्षा प्राप्त हो सकती है, किंतु उसका मूल उद्देश्य शिक्षा प्रदान करना नहीं है। इस प्रकार अरस्तु ने प्लेटो के काव्य संबंधी विचारों एवं आरोपों का निराकरण किया। प्लेटो काव्य की सामाजिक उत्पादेयता पर अधिक बल देते थे। उनके अनुसार काव्य चरित्र ऐसे होने चाहिए जिनका अनुकरण करके आदर्श नागरिकता प्राप्त की जा सके।
वह अपने समय की काल्पनिक कविता को देखकर बहुत निराश थे। वह काव्य द्वारा नागरिकों को उच्चतर प्रेरणा एवं विचार देने के पक्षधर थे। प्लेटो के विचार से सुव्यवस्थित राज्य में कल्पनाशील कवियों को रखना ठीक नहीं होगा, क्योंकि इस प्रकार के कलाकार झूठी भावात्मकता उभार कर व्यक्ति की तर्क बुद्धि कुंठित कर देते हैं, जिससे भले बुरे का विवेक समाप्त हो जाता है। काव्य कला सर्वोच्च अनुकरणात्मक कला है तथा अन्य सभी ललित कलाओं एवं उपयोगी कलाओं से अधिक महत्वपूर्ण है। नाटक काव्य कला का सर्वाधिक उत्कृष्ट रूप है। अरस्तु ने काव्य की समीक्षा स्वतंत्र रूप से की है। प्लेटो की भांति राजनीति और दार्शनिकता के चश्मे से उसे नहीं देखा। अरस्तु का चिंतन, बूचर की व्याख्या है इसमें। प्रोफेसर बूचर अरस्तु के प्रमुख व्याख्याकार थे या टीकाकार थे। उनका मत है कि अरस्तु अनुकरण के सिद्धांत सादृश्य विधान अथवा मूल का पुनरुत्पादन सांकेतिक उल्लेखन नहीं है। कोई भी कलाकृति मूल वस्तु का पुनरुत्पादन जैसी वह होती है बिल्कुल वैसे नहीं करती, बल्कि जैसी वह रचनाकार की इंद्रियों को प्रतीत होती है वैसा ही करती है। अर्थात अनुभव से गुजरकर वह रूप लेती है। कृति की रचना में रचनाकार का अपना अनुभव भी जुड़ा होता है। कोई भी रचनाकार अपनी रचना या कलाकृति को इंद्रिय बोध सापेक्ष कर फिर से सृजित करता है। वह उसका यथातथ्य ठीक वैसा ही अनुकरण नहीं करता। रचनाकार के लिए कथा का संवेदन तत्व ग्रहण करने वाली बुद्धि के प्रति नहीं, अपितु भावुकता एवं मन की मूर्ति विधायिनी शक्ति के प्रति होता है। कई स्वच्छंदतावादी व्याख्याकारों ने साहित्य को अनुकरण तक सीमित करने के लिए अरस्तु पर सवाल उठाए हैं। बूचर ने भी कहा है कि कौन कहता है कि कलाकार या कवि अनुकर्ता है, वह तो ईश्वर की तरह स्वयं एक कर्ता है, काव्य जगत का निर्माता है। बूचर रचनाकार को सिर्फ अनुकरण के सीमित अर्थों तक बांध देने के विरोधी थे। वह उसे सृष्टा के रूप में देखने के पक्षधर थे। प्रोफेसर बूचर ने अरस्तु के अनुकरण के सिद्धांत को बड़ी गहराई से समझाया है। वह अरस्तु के अनुकरण के सिद्धांत को सादृश्य विधान या मूल का पुनरुत्पादन मानते हैं। प्रोफेसर बूचर के दृष्टिकोण की ही तरह एटकिंस ने भी अनुकरण को सृजनात्मक दर्शन की क्रिया या पुनः सृजन का ही दूसरा नाम माना है। प्रोफेसर बूचर की बात का एक तरह आगे बढ़कर समर्थन करते हुए स्कॉट जेम्स ने अनुकरण को जीवन का कल्पनात्मक पुनर्निर्माण कहा है। अवधारणात्मक अनुमति तथा अनुकरण सिद्धांत का तुलनात्मक विवेचन। शंकुक ने अनुमतिवाद दिया था, यह सबको पता है। शंकुक अनुमतिवाद के प्रतिष्ठापक भुवनाभ्युदय महाकाव्य के रचयिता तथा नाट्यशास्त्र के व्याख्याता थे। यह याद रखिए, यह बहुत कम जगह मिलेगा आपको। भुवनाभ्युदय उनका महाकाव्य था शंकुक का। इनकी व्याख्या सीधे रूप से प्राप्त नहीं है, पर अभिनव भारती में उसका उल्लेख मिलता है। भरत मुनि के रससूत्र की इन्होंने जो व्याख्या प्रस्तुत की वही अनुमितिवाद के नाम से प्रसिद्ध है। भट्टलोलट के उत्पत्तिवाद का तथा सहृदयों में रसानुभव न मानने वाले सिद्धांत का शंकुक ने सर्वप्रथम खंडन किया था। शंकुक का अनुमितिवाद क्या कहलाता है? नया एक शंकुक विभाव आदि साधनों और रसरूप साध्य में अनुमाप्य अनुमापक भाव की कल्पना की थी। रस का आस्वाद अनुमान द्वारा अनुमेय या अनुमिति गम में बताया है। शंकुक ने रस की स्थिति सहृदयों या सामाजिकों में मानी थी। चित्रतुरंग न्याय की इनकी विवेचना के अनुसार अभिनय करने वाला नट सच का राम नहीं है, बल्कि चित्र में रेखांकित अश्व की तरह होता है। जैसे अश्व के चित्र को देखकर उसका अनुभव करते हैं, वैसे ही नट के अभिनयात्मक रूप को देखकर सहृदयों को राम का अनुभव होता है। इस प्रकार शंकुक ने रस की स्थिति को सहृदयों या सामाजिकों में माना है। रस सूत्र की व्याख्या के संदर्भ में शंकुक का मत है, जिसके अनुसार तमाम कारक तत्वों के प्रयत्नपूर्व अर्जन के बाद अनुमान के बल पर स्थायी भाव का अनुकरण किया जाता है। वह अनुकर्ता के ही प्रतीयमान होता है। रस की स्थिति में अनुकार्य की भूमिका को स्पष्ट करते हुए
शंकुक रस प्रक्रिया के लिए एक नए तथ्य को प्रस्तुत करते हैं। जब शंकुक मानते हैं कि नट अपने कुशल अभिनय द्वारा हाव भाव के माध्यम से प्रदर्शन करता है, तब नट में रस की स्थिति नहीं है, पर उसमें यह अनुमान कर लिया जाता है। जब तक सहृदय या सामाजिक नट को उसके अभिनय कौशल के बल पर अभिनय करने वाले पात्र के रूप में नहीं समझता, तब तक उसे रसास्वाद भी प्राप्त नहीं हो सकता। नट के अभिनय कौशल को देखकर ही सहृदय भ्रम के कारण ही नायक का अनुमान करता है। देखा जाए तो शंकुक के सिद्धांत और भट्टलोलट के सिद्धांत में थोड़ा सा अंतर यही है कि भट्टलोलट के अनुसार सामाजिक नट पर मूल नायक आदि का आरोप कर लेता है, जबकि शंकुक वह अनुमान कर लेता है कि नट ही मूल नायक है। कहते हैं इसी दृष्टि से शंकुक का अनुमान अन्य लौकिक अनुमानों से भिन्न और विलक्षण है। इस अनुमानगत प्रतीति को न सत्य कहा जा सकता है, न मिथ्या, न संशयग्रत, न ही सादृश्य रूपक कहा जा सकता है। अतएव इस प्रतीति को उक्त चारों बुद्धिगत सम्यक, मिथ्या, संशय और सदृश्य प्रतीतियों से अलग और विलक्षण कहा गया है। अनुकरण का सिद्धांत क्या है? अरस्तु का अनुकरण सिद्धांत पुनर्रचना के समावेश की बात करता है। अनुकरण के द्वारा कलाकार सार्वभौम को पहचान कर उसे सरल तथा इंद्रिय रूप से पुनः रूपागत करने का प्रयत्न करता है। अरस्तु कलाकार को यह छूट देते हैं कि वे प्रतीयमान, संभाव्य अथवा आदर्श तीनों में से किसी का भी अनुकरण करने के लिए स्वतंत्र हैं, जिसे प्रोफेसर बूचर ने बहुत अच्छी तरह से समझाया है कि अरस्तु के अनुकरण का अर्थ है कि कोई भी कलाकृति या रचना मूल वस्तु का पुनरुत्पादन तो कर सकती है, लेकिन यथावत नहीं कर सकती, अपितु जैसी वह इंद्रियों को प्रतीत होती है वैसी ही करती है। यह बार बार आ रहा है प्रोफेसर बूचर की व्याख्या, इसको याद रखिएगा कि कोई भी वस्तु इंद्रियों द्वारा जैसी प्रतीत होती है उसका पुनरुत्पादन वैसा ही किया जाता है। इसका अर्थ यह है। अरस्तु अनुकरण को एक सृजन प्रक्रिया ही मानते हैं। उनके अनुसार काव्य कला प्रकृति की सृजन प्रक्रिया का अनुकरण करती हुई प्रकृति के अधूरे कार्य को भी पूर्ण करती है। अरस्तु के अनुकरण को इसी रूप में काव्य में समझना चाहिए। अनुकरण की प्रक्रिया आनंददायक होती है। हम अनुकृत वस्तु में मूल का सादृश्य देखकर ही आनंद की प्राप्ति करते हैं। अनुमितिवाद और अनुकरण सिद्धांत के कुछ बिंदु देख लेते हैं। शंकुक ने रस की स्थिति सहृदयों या सामाजिकों में मानी थी। अरस्तु अनुकरण को एक सृजन प्रक्रिया मानते हैं। शंकुक का मत है कि तमाम कारक तत्वों के प्रयत्नपूर्वक अर्जन के बाद अनुमान के बल पर स्थायी भाव का अनुकरण किया जाता है और वह अनुकर्ता में ही प्रतीयमान होता है। अरस्तु मानते हैं कि हम अनुकृत वस्तु में मूल का सादृश्य देखकर ही आनंद की प्राप्ति करते हैं। शंकुक कहते हैं सहृदय में अनुमान कर लेता है कि नट ही मूल नायक है। इसी दृष्टि से शंकुक का अनुमान अन्य लौकिक अनुमानों से भिन्न और विलक्षण है। अरस्तु मानते हैं कि अनुकरण के द्वारा कलाकार सार्वभौम को पहचान कर उसे सरल तथा इंद्रिय रूप से पुनः रूपागत करने का प्रयत्न करता है। शंकुक के अनुसार अनुमानगत प्रतीति को न सत्य कहा जा सकता है, न मिथ्या, न संशयग्रत और न ही सादृश्य रूप कहा जा सकता है। अरस्तु कलाकार को यह छूट देते हैं कि वे प्रतिमान, संभाव्य अथवा आदर्श तीनों में से किसी का भी अनुकरण करने के लिए स्वतंत्र हैं। सारांश यह है कि प्रसिद्ध दार्शनिक प्लेटो अरस्तु को अपने विद्यापीठ का मस्तिष्क कहा करते थे। उन्हें पाश्चात्य ज्ञान विज्ञान की विधाओं का आदि आचार्य माना जाता है। प्लेटो ने जिस काव्य शास्त्र को दर्शन शास्त्र व राजनीति शास्त्र के साथ जोड़कर वर्णित किया है, अरस्तु ने काव्यशास्त्र की स्वतंत्र रूप से समीक्षा की है। अरस्तु ने अनुकरण को नया अर्थ प्रदान किया, जिससे कला को स्वतंत्र अस्तित्व मिला। सुंदर को शिव से अधिक विस्तृत माना है किसने? अरस्तु ने। अरस्तु के अनुसार कवि के अनुसरण का विषय कर्मरत मनुष्य कवि इसे अपनी रचनात्मक कल्पना द्वारा ही मूर्त या चित्रित कर सकता है। उसे नकल या स्थूल अनुकरण कहकर कम नहीं ठहराया जा सकता। अनुकरण की प्रक्रिया आनंददायक होती है। हम अनुकृत वस्तु में मूल का सादृश्य देखकर ही आनंद की प्राप्ति करते हैं।
अरस्तु का अनुकरण सिद्धांत या एक स्तर पर प्लेटो के अनुकरण सिद्धांत की रचनात्मक प्रतिक्रिया है। एक तरह से यह उसका विकास भी कहा जा सकता है। शंकुक ने रस की स्थिति सहृदयों और सामाजिकों में मानी थी। अरस्तु अनुकरण को एक सृजन प्रक्रिया मानते हैं। हम अनुकृत वस्तु में मूल का सादृश्य देखकर ही आनंद की प्राप्ति करते हैं। शंकुक का मत है कि तमाम कारक तत्वों को प्रयत्नपूर्वक अर्जन के बाद अनुमान के बल पर स्थायी भाव का अनुकरण किया जाता है और वह अनुकर्ता में ही प्रतीयमान होता है। अरस्तु कलाकार को यह छूट देते हैं कि वे प्रतीयमान, संभाव्य अथवा आदर्श तीनों में से किसी का भी अनुकरण करने के लिए स्वतंत्र हैं। अवधारणात्मक शब्द क्या है? आचार शास्त्र अच्छा और बुरा, सही और गलत, गुण और दोष आदि जैसी अवधारणाओं के संबंधित, जिसका संबंध नीति शास्त्र और मूल्य सिद्धांत के क्षेत्र में संबंधित है। आक्षेप, इसका उपयोग मुख्य रूप से किसी को बात करते समय कुछ शब्दों द्वारा कटाक्ष करने को कहा जाता है। तर्कशास्त्र, यह अंग्रेजी शब्द लॉजिक का अनुवाद है। वस्तुतः भारतीय दर्शन में आज के तर्कशास्त्र का स्थानापन्न प्रमाण शास्त्र कहा जा सकता है। दंत कथा, ऐसी कहानियाँ या बातें जो कहीं लिखी नहीं गई किंतु परंपरागत रूप से सुनी जाती हैं और दोहराई जाती हैं, दंत कथा कहलाती हैं। ये लोक कथाओं का ही एक रूप है। इनमें सच्चाई भी हो सकती है और नहीं भी हो सकती। ज्योतिर्विज्ञान या एस्ट्रोनॉमी एक ऐसा विज्ञान है जिसकी मदद से सौरमंडल, विश्व, ब्रह्मांड, नक्षत्र इत्यादि की जानकारियाँ प्राप्त की जा सकती हैं। तत्वमीमांसा, दर्शन शास्त्र की कई शाखाएं हैं जिनमें से एक तत्वमीमांसा भी है। तत्वमीमांसा दर्शन शास्त्र की वह शाखा है जो ब्रह्मांड के परम तत्व ईश्वर की खोज करते हुए उसके परम स्वरूप का विवेचन करती है। इसका प्रमुख विषय तो परम तत्व ही होता है जो इस संसार के होने का कारण है और इस संसार का आधार है। त्रासदी, ऐसी रचना या नाटक जो दुखांत हो उसे अंग्रेजी में ट्रेजेडी कहते हैं। किसी के जीवन में घटित कोई अप्रिय या दुखद घटना के अंतर्गत आती है। प्रतिमान, जिसकी प्रतीति हो। सहृदय, नाट्य और काव्य के संदर्भ में रस की निष्पत्ति जिसके अंतर्गत होती है, अर्थात रस की अनुभूति। तो मित्रों, यह था एक विस्तृत वीडियो अरस्तु के अनुकरण और विवेचन सिद्धांत के अंतर्गत। यह वीडियो हमने बनाया, बातचीत की इस पर हमने। आपको कैसी लगी? थोड़ी सी भाषा कठिन हो सकती है परंतु इसे पढ़ना आवश्यक है। कैसी लगी? अगर भविष्य में हम इसके नोट्स बनाने का प्रयास करके इसको संक्षेप में वीडियो बनाने का प्रयास करेंगे 10 या 15 मिनट का, लेकिन इसे पूरा पढ़ना भी आवश्यक है। तो अगले वीडियो में हम अगला टॉपिक डिसाइड करेंगे, अगला टॉपिक पर बात करेंगे। तब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए। धन्यवाद।